नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 3 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 मई। तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, आज का जो सेलिब्रेट किया जाता है डे वो कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यानी कि आज के दिन 3 मई को क्या बनाया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इस बात को इंश्योर करता है, जो हमारी सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, उनको इस बात के लिए अवेयर करता है कि इस बात को उनको याद दिलाता है कि वो अपने यहाँ पर हर देश में वहाँ की सरकार क्या रखे? प्रेस फ्रीडम को मेंटेन रखे। यानी कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी का क्या है? राइट होना चाहिए। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 जो बेसिकली हमें 6 टाइप की फ्रीडम देता है। उसमें पहली कौन सी आती है? फ्रीडम टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब मैं जिसके लिए जो चाहूँ बोल सकता हूँ, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। वो बात की बातें हैं कि पहले इसको 5th पिलर भी कंसीडर किया जाता था डेमोक्रेसी का, लेकिन आजकल वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया का लास्ट ईयर स्टैंड क्या था? तो याद रखना, 180 कंट्रीज में से 159 रैंक पर कौन था? इंडिया। ठीक है, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो याद रखना, प्रेस फ्रीडम डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? 3 मई को होता है। भारत की रैंक क्या थी लास्ट ईयर? तो लास्ट ईयर 159 रैंक पर भारत था। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फैक्चुअल डाटा याद रखना। तो चलिए उसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है पोर्ट इकोनॉमी विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ सेज पीएम। देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पोर्ट इकोनॉमी है ना, पोर्ट इकोनॉमी मतलब जैसे कल हमने पढ़ा था ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या था? जो इकोनॉमी, जो पैसा हम कहाँ से कमा रहे थे? क्रिएटिविटी से, है ना। जो आपके वेव्स जो समिट होती है मुंबई के अंदर, उसमें मोदी जी गए थे ना, तो उसको कहा गया ऑरेंज इकोनॉमी। और यहाँ पर जो पैसा हम पोर्ट्स के थ्रू कमा रहे हैं ना, जो मैरीटाइम के थ्रू कमा रहे हैं, उसे क्या कहा गया? पोर्ट इकोनॉमी, है ना, वहां से जो पैसा जनरेट हो रहा है। तो हम अगर पोर्ट इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर किसको बूस्ट करेगी? इंडिया की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी। तो तुमने एक स्कीम पढ़ी होगी, समझना सिंपल सा, 1 नेशन 1 पोर्ट। क्या है 1 नेशन 1 पोर्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। शायद ये भी आप लोगों ने सुना होगा, रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई थी, है ना। अभी वो कमेटी हर स्टेट में घूम रही है। ठीक है, बाद में वो रिकमेंडेशन देगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यानी कि एक भारत एक इलेक्शन, यानी कि उसी दिन लोकसभा के इलेक्शन हो जाए, उसी दिन स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो जाए, ताकि लोगों का पैसा बचे, ताकि लोगों का टाइम बचे, और साथ के साथ जो रिसोर्सेज है वो भी एक साथ यूज हो जाए। बात समझ में आ रही है? इस काम के लिए क्या कहा गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। सिमिलरली आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा 1 रैंक 1 पेंशन। जो आपके आर्मड फोर्सेस के, स्पेशली जो रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे या जो रिटायर्ड लोग थे, उन्होंने एक मूवमेंट किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी टाइम पीरियड पर रिटायर हुए हो, अगर आप सेम रैंक से रिटायर होते हो तो आप लोगों की पेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सिमिलरली पहले 1 रैंक 1 पेंशन आया, देन 1 नेशन 1 इलेक्शन आया, और आजकल चल रहा है 1 नेशन 1 पोर्ट, यानी कि एक देश एक पोर्ट। इसका ये मतलब नहीं है समझना कि ये मेरा भारत है और इस पूरे भारत का एक ही पोर्ट बना लूं, मैं यहां पर सारे पोर्टों को खत्म कर दूं, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं पोर्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले समझना पोर्ट होते क्या है ना। एक ऐसी जगह जहां से हम कहां पर ट्रैवल करते हैं? अक्रॉस द सी। जैसे मुझे दिल्ली जाना है तो मैं बस स्टैंड चला गया, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन कहां से होगा? बस स्टैंड से। मुझे दिल्ली जाना है, बाय एयर जाना है, तो मैं टर्मिनल 2 पे चला गया, यानी कि एयरपोर्ट चला गया। सिमिलरली अगर मुझे वाटर के थ्रू ट्रैवल करना है ना, अपना कंटेनर के थ्रू सामान भेजना है, कुछ भी करना है, तो मुझे क्या बने होते हैं मेरे लिए? पोर्ट बने होते हैं। समझ गए? अभी जो पोर्ट होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेशनल पोर्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है नेशनल पोर्ट और एक जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? उसे कहते हैं इंटरनेशनल पोर्ट। अब डिफरेंस क्या है समझना, नेशनल पोर्ट जो होते हैं ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ये लगभग 200 के आसपास हैं, ठीक है।
और इंटरनेशनल पोर्ट क्या होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। किसके पास आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और ये कितने, मेरे पास 13 पोर्ट ऐसे हैं जो आज के दिन हमारे इंटरनेशनल पोर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कहा गया कि वन नेशन वन पोर्ट, यानी कि सारे पोर्ट्स जो है ना, उनका जो रूल्स है, उनके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनी हुई, वो क्या होनी चाहिए, यूनिलेटरल होनी चाहिए, यानी कि यूनिफाइड एक जैसी होनी चाहिए, ताकि उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके और मैक्सिमम किसको बूस्ट किया जा सके, पोर्ट इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो याद रखना, हमारे मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो जो सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने क्या किया, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया, लास्ट मंथ की बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, 8800 लगभग 8800 करोड़ रुपए का विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो उसको क्या किया, इनोग्रेट किया। तो ये न्यूज निकल के आ गई, समझ गए। तो क्या है वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है। अब समझना ये आगे दोबारा हम डिस्कस करेंगे, अमरावती ये सब, ठीक है, आज की आगे अंदर लिखे हुए एडिटोरियल्स, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास कितने पोर्ट हैं, तो 13 इंटरनेशनल, और कौन कौन से, तो याद रखना चेन्नई, ठीक है, उसके बाद कोची, उसके बाद आपका एन्नोर, उसके बाद हल्दिया, जवाहरलाल नेहरू, कांडला, कोलकाता, मोरमुगांव, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। दीज आर द 13 इंटरनेशनल पोर्ट, ठीक है। अब समझना, फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि सबसे बिजीएस्ट कौन सा होता है, सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है, तो याद रखना आपका जो मुंबई पोर्ट है, ठीक है। मुंबई पोर्ट क्या है हमारा, सबसे बिजीएस्ट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो याद रखना सबसे लार्जेस्ट में अगर पूछे तो कौन सा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है, तो याद रखना आपका मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछे ये कैसा लार्जेस्ट है, तो याद रखना ये आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड है, बेसिकली नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखना विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो तुम्हारा क्या है, सबसे बड़ा है नेचुरली, ठीक है। और आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या है, आर्टिफिशियली सबसे बड़ा है। सबसे बिजिएस्ट कौन सा है, तो याद रखना मुंबई, ठीक है। और अगर पूछे बात समझना इस बात को, कितने टोटल 13, और इन सबको एक यूनिफाइड करने के लिए क्या लाया गया, वन नेशन वन पोर्ट लाया गया। और अभी रिसेंटली मोदी जी ने एक और पोर्ट जो हमारा इंडिया का पहला डीप वाटर पोर्ट है उसको इनोग्रेट किया है, ठीक है। उसकी न्यूज हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी अलग से एडिटोरियल आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Row escalates as center advise Punjab to release 4500 क्यूसेक of water to Haryana for the 8 days। समझना है क्या पूरा मैटर क्या है, जैसे समझना, यहां से एक रिवर जा रही थी इंडस, ठीक है। और इस इंडस में एक रिवर जाकर ये सारी पाकिस्तान होते हुए कहां चली जाती हैं, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान है मान लो, और पाकिस्तान होते हुए कहां चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है। और इंडस वाटर ट्रीटी तुम जानते हो। इसके बाद इंडस के बाद कौन सी थी, झेलम, झेलम के बाद कौन सी थी, चेनाब, चेनाब के बाद कौन सी थी, रावी, रावी के बाद कौन सी थी, ब्यास, और ब्यास के बाद कौन सी थी, सतलुज। और सतलुज में कौन आकर मिल गई, आपकी ब्यास आकर मिल जाती है, ठीक है। हरीके बैराज क्या बना हुआ है ये यहाँ पे, हरीके बैराज। और हरीके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, तो एक बार मैंने बताया था शायद, हरीके बैराज से आपकी इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी राजस्थान की लाइफलाइन भी कही जाती है। तो बेसिकली अभी एक न्यूज चल रही है, समझना, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा कि इस इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और अभी कहा गया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे, इन सारी नदियों का पानी रोक देंगे। और अगर मैंने कह दिया, मान लो इन सारी नदियों का पानी यूं रोक दिया गया और सारा नदियों का पानी इधर डाइवर्ट कर दिया गया, इसको भी इधर, इसको भी इधर, इसको भी इधर, तो ये सारा पानी किधर डाइवर्ट होगा, तो मैं कह सकता हूं पंजाब की तरफ डाइवर्ट होगा, राजस्थान की तरफ डाइवर्ट होगा। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसमें पानी की बहुत कमी है, और वो एक ऐसा स्टेट है जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। और याद रखना, भारत में अंडरग्राउंड वाटर की कमी होने का सबसे बड़ा कारण भी क्या था,
तो आज से 2 साल पहले की, 1.5 साल पहले की न्यूज याद करने की कोशिश करो, बहुत चला करती थी, है ना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो आपका 2023 था, याद करना 2023, उसको हमने क्या, यूएन, हमने नहीं, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अनाउंस किया था। यानी कि सभी को क्या कर लेना चाहिए, मिलेट उगा लेना चाहिए। तो मिलेट क्या है, मिलेट को खाने के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मिलेट वो होता है जैसे बाजरा हो गया ना, एक ऐसा मोटा अनाज जिसको पैदा करने के लिए तुम्हें पानी नहीं चाहिए होता है। आप देखो सबसे ज्यादा जो बाजरा है वो राजस्थान वाले इस रीजन में हो जाता है, क्योंकि उसको पानी तो चाहिए ना होता है। एक बार अगर वो तुमने लगा दिया तो बस वो बिना पानी के लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम मिलेट्स के ऊपर चले जाएं। तो सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण था ना, इनके अंदर भी हमने मिलेट्स को प्रमोट किया है ना, समझना। ऐसा क्यों कर रहे थे हम लोग, क्यों हम मिलेट्स की तरफ जा रहे थे? तो हमारे एंशिएंट टाइम में लोग मिलेट यूज करते थे। बाद में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, भूख मरी थी, क्योंकि अंग्रेज लूट ले गए हमें। तब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाइब्रिड बीज बनाए और हमने फिर गेहूं का, चने का, इनका जो प्रोडक्शन है शुरू कर दिया। और इनके प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए था, हाई प्रोडक्शन के लिए हाई वाटर वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया पानी को, और ग्राउंड वाटर इतना एक्सट्रैक्ट किया है कि नीचे ग्राउंड वाटर कम हो गया। अब हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट की ये हालात है कि वहां पर पानी जो पहले 20 फुट के ऊपर, 30 फुट के ऊपर पानी मिलता था, अब हजार फुट तक पानी नहीं है वहां पे, क्योंकि हमने सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इन सारी रिवर्स को इधर मोड़ दूं, है ना, इन सारी रिवर्स को इधर मोड़ दूं, तो क्या उस वाटर लेवल को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, दोबारा से उनकी फीलिंग हो सकती है, रीफिलिंग हो सकती है। समझ में आ रही है? बट अब मैं उसके जस्ट साइड वाले पहलू पर चलता हूं, जो मुझे बात करनी है, जिसके ऊपर मुझे आज डिस्कस करना है। और वो क्या है समझना, मैंने कहा कि आपका एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है आपका पंजाब, ठीक है, और इस पंजाब के जस्ट बगल में एक स्टेट है हरियाणा, ठीक है, शायद दोनों को आप जानते होंगे। और पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां हैं, इसीलिए इसका नाम पंजाब है। और यहाँ पर फॉरेस्ट कवरेज बहुत जीरो होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैं मिनिमम फॉरेस्ट पंजाब में है, इसलिए ना तो वहां पे कोई नेशनल पार्क है पंजाब के अंदर, ना तो कोई नेशनल पार्क है, और ना ही वहां पर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब पाया जाता है, क्योंकि जंगल ही नहीं है तो कहां से मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या कि यहाँ पर 5 नदियां फ्लो करती है, जो अभी हमने पढ़ी थी, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है। तो ये पूरा पंजाब जो था, पहले समझना, ये पूरा पंजाब क्या था, या जो हरियाणा और पंजाब थे वो एक ही थे, है ना। पेप्सू कहा जाता था किसी जमाने में उनको ना। तो हुआ क्या कि इन दोनों का अलग सेपरेशन हो गया, और ये होता है 1 नवंबर 1966, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। अब जैसे अलग हुआ तो दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट से पहले समझना 1960 में, 1960 में क्या हो चुकी थी, पहले इंडस वाटर ट्रीटी हो चुकी थी। और जब इंडस वाटर ट्रीटी हो चुकी थी तो पहले ये कहा जा चुका था, हरियाणा के बनने से पहले, समझना पूरी कहानी, हरियाणा के बनने से पहले, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच के पानी का डिस्प्यूट बाद में पढ़ना, पहले भारत के अंदर चल रहे डिस्प्यूट भी तुम्हें पता होने चाहिए। तो हुआ क्या, ये डिवाइड होने से पहले, सेपरेशन होने से पहले ये ट्रीटी हो चुकी थी, और ये कहा जा चुका था कि ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान लेगा, नीचे की 3 नदियों का 80% भारत लेगा, बाकी वो शेयर कर लेंगे। अब सोचो 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हो गए। अब कहा गया कि हरियाणा को पानी कौन देगा। अब हरियाणा के थ्रू एक रिवर फ्लो करती है, जो मेजर रिवर है वो है यमुना, ठीक है, और वो फिर आपके इधर से, ये यमुनानगर से, पानीपत से होते हुए किधर निकल जाती है, दिल्ली निकल के आगरा होते हुए निकल जाती है ना। अब कहा गया कि अब हरियाणा को पानी कौन देगा, तो डिस्प्यूट शुरू हो गया, पानी हमें चाहिए, क्योंकि हम अलग हुए हैं, तो पहले तो एक ही थे। तो वाटर के रिसोर्सेज कौन लेगा, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच ट्रीटी थी, तो कहा गया एक नहर बना दो, और उस नहर को कहा गया SYL। क्या कहा गया? SYL। सिंपल सा याद रखना, सतलुज और यमुना को लिंक करने की बात की गई, और कहा गया कि अगर ये सतलुज फ्लो कर रही है और ये आपकी यमुना जा रही है, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ये था SYL। लेकिन आज तक इसके थ्रू इसका कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ है। ये लगभग 214 किलोमीटर के आसपास की, 213 किलोमीटर के आसपास की नहर बनानी थी, जिसमें सतलुज का पानी आपको यमुना से जोड़ना था, ताकि हरियाणा के उन स्टेट्स के अंदर, उन रीजन्स के अंदर पानी पहुंचा जा सके। बट अभी तक ये बना ही नहीं है, और दोनों सरकार, दोनों स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वही मुद्दा दोबारा से न्यूज में आ गया है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट ये बन भी जाता है। तो हुआ क्या समझना,
मैंने कहा फॉर एग्जांपल पहले हम ये समझते हैं ना कि आपका डिस्प्यूट क्या है। तो ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ से बाखड़ा ये सब डैम बने हुए। तो ये जो आपकी सतलुज नदी है ना, इस सतलुज से यहाँ से ये नहर निकालेगी जिसका नाम रखा गया YSL, यमुना सतलुज लिंक कैनाल। और ये नहर सीधी कनेक्ट करती है कहाँ पे, करनाल में, किससे, यमुना से, ठीक है। और ये यहाँ से कनेक्ट होकर यमुना कैनाल निकाल रखी है ना यमुना से, उसमें कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक सिर्फ इसका 92 किलोमीटर की जो कैनाल है वही कंप्लीट हुई है, बाकी वो बनी ही नहीं है। और डिस्प्यूट कहाँ से नजर आता है, तो डिस्प्यूट आया आपका 1960 से, देन 1966 में हरियाणा बन जाता है पंजाब से, ठीक है। उसके बाद उसको लगता है कि उसको पानी चाहिए, लेकिन पानी दिया नहीं गया। देन 1981 में बोथ स्टेट्स म्यूचुअली एग्रीड फॉर द रीएलोकेशन ऑफ वाटर, कि हम पानी को रीएलोकेट कर लेंगे। 1982 में 214 किलोमीटर की जो SYL जो नहर थी वो लॉन्च कर दी जाती है, कपूरी विलेज ऑफ द पंजाब। याद रखना, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कहां से, कपूरी विलेज ऑफ द पंजाब, ठीक है, नॉट पाकिस्तान, ठीक है। 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं राजीव गांधी, और वहां के अकाली दल के चीफ होते हैं संत, वो साइन कर लेते हैं एकॉर्ड, जिसके अंदर कहा गया कि हम ट्रिब्यूनल बना लेंगे और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। द इराडी ट्रिब्यूनल, याद रखना उसका नाम क्या था, द इराडी ट्रिब्यूनल, दैट वाज हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज V बालाकृष्णा। इराडी वाज सेट अप टू रीअसेस अवेलेबिलिटी एंड द शेयरिंग ऑफ द वाटर, कि दोनों के बीच में पानी को हम कैसे शेयर करें। देन अगेन 1987 में द ट्रिब्यूनल recommended an increase in the shares of the Punjab and Haryana, ठीक है, पानी को बढ़ाने की बातें की गई। हरियाणा मूव द सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा सुप्रीम कोर्ट चला गया और कहने लगा कि जो SYL नहर है उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ स्टेट, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कह दिया कि नेगोशिएट कर लो, SYL कैनाल के इश्यू को रिजोल्व कर लो। पंजाब हैज आस्क्ड फॉर ए ट्रिब्यूनल फॉर फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट ऑफ द वाटर। पंजाब ने कहा कि मुझे दोबारा से क्या करना है, नया ट्रिब्यूनल बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, मैंने कहा ना वहां का ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम हो चुका है। तो पंजाब के पास खुद ग्राउंड वाटर की कमी आ चुकी है। अगर वो पानी हरियाणा को दे देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। तो अभी आजकल तुमने एक न्यूज देखी होगी कि ये कहा जा रहा है कि वहां से पानी हटाओ इंडस वाटर ट्रीटी वाला, और वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को दे दो। तो हो सकता है कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम सही हो जाए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 40-50 साल लगेंगे इतना सारा काम पूरा करने में, कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है। ये बातों में नहीं होता है। आप देखना कितने रिवर डिस्प्यूट है, कोई भी जो तुम्हारा डैम है तो 20-30 साल से कम में बना ही नहीं आज तक, है ना। तो बहुत टाइम लगता है उन चीजों के अंदर, समझ में आ रही है। अगर सरकार चाहे तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन सरकार तुम जानते हो क्या करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये डिस्प्यूट आज भी क्या आ रहा है, चला आ रहा है। अब एक बात समझना, जब पहली बार आपसे अगर पूछे, है ना, ये मैटर मैंने आपको समझा दिया क्या था क्या नहीं था, ये भगवंत मान है ना, ये सब मीटिंग कर रहे हैं कि पानी देख ही ना दे, बहुत अच्छा टॉपिक है समझना, ठीक है। कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हुआ क्या, अगर मैं कहूं कि ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, और इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, एनी डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, तो याद रखना आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, टू रिजोल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। बट अगर मैं कहूं कि मान लो ये दूसरा स्टेट, ये भी एक स्टेट, जैसे हरियाणा और पंजाब, और अगर इन दोनों के बीच में याद रखना वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, पानी को लेकर डिस्प्यूट है, तो उस वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की बात करता है। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन ध्यान से याद करना, ठीक है। फिर बात आती है कि रिवर बोर्ड एक्ट कब बनता है, तो 1956 में बनता है, ताकि रिवर्स के डिस्प्यूट को क्लियर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कब बनता है, वो भी 1956 में, ताकि जो दो स्टेट के बीच में वाटर का डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सके, ठीक है। और इसमें कहा गया कि सेंटर है वो एड होक ट्रिब्यूनल बना सकती है उसकी सारी जांच करने के लिए। बात समझ में आ रही है। और याद रखना ट्रिब्यूनल्स, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स नहीं होते थे। लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976, जिसको हम क्या का नाम से जानते हैं, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, ट्रिब्यूनल्स को पहली बार बनाया। बात समझ में आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं न्यूज सिर्फ एक लाइन की है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, इसलिए स्टैटिक पढ़ना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब समझना, ये कुछ बातें जस्ट याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 323 जो है वो क्या कहता है, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स।
323 के बी में उसने अदर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल बना रखे हैं। 323 के बी में द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स फॉर टैक्सेशन, foreign exchange, import and export, industrial and labor, land reforms, ceiling on urban property, elections to parliament and state legislatures, rent and tenancy rights। इन सभी के लिए क्या बना सकते हो? ट्रिब्यूनल्स बना सकते हो। तो याद रखना, पहली बार ट्रिब्यूनल्स कब लाए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, और किस आर्टिकल में जोड़े गए थे? 323 के ए बी में उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये सब बनते हैं। जैसे बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट आपने पढ़े होंगे ना, जैसे कुछ इसमें डिस्कस भी किए हुए हैं। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आपका जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है 1924 से चला आ रहा है। अगर मैं 1924 से पहले भी चला जाऊं तो ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत पहले से चला रहा है, लगभग 150 से ज्यादा साल पुराना डिस्प्यूट है ना। कर्नाटक के बीच में, केरल के बीच में, तमिलनाडु के बीच में, पुडुचेरी के बीच में, आज तक रिजोल्व नहीं हुआ है। कभी वो पानी को ज्यादा रोक लेता है, कभी वो रोक लेता है, तो आगे वाला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, वो रोक लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो वो डिस्प्यूट आज भी चला आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए गए 1990s में। तो ऐसे भारत में हर जगह कुछ ना कुछ रिवर्स पे डिस्प्यूट जरूर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी मुझे आने चाहिए, है ना, एज ए स्टूडेंट। लेकिन हाँ, अगर न्यूज में है, अगर उस पर कोई न्यूज बन रही है, तो वो डिस्प्यूट एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस हिसाब से पढ़ते हैं हम। जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चला रहा है, ठीक है। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो 2018 में बना था, ठीक है। महादेई कहां पर है? तो याद रखना, महादेई गोवा से फ्लो करती है ना, और ये गोवा की एकमात्र नदी है, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम मांडवी रिवर भी कहते हैं इसको। रावी ब्यास आप जानते ही हो, ठीक है। और उसके बाद वंशधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये किस में है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और कावेरी, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी चला आ रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा, हम उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, कि यहाँ पर डैम बनाए ना बनाए। यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। इधर श्री सैलम डैम बना हुआ है, तो ये स्टेट कहता है पानी तुम ज्यादा रोक लेते हो, वो कहता है तुम रोक लेते हो। तो ये डिस्प्यूट चले रहते हैं। तो आप बस कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना कि रिवर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262, नॉर्मल 131 कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, और जब भी न्यूज में होगा तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मोदी रीस्टार्ट्स अमरावती प्रोजेक्ट्स वर्थ 58,000 करोड़ रुपीस। देखो होता क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे यहां पर कोई स्टेट है, ठीक है, और उस स्टेट को मुझे दो पार्ट में तोड़ना है, तो यानी कि मुझे एक न्यू स्टेट की फॉर्मेशन करनी है, या इस स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजमेंट करना है। तो याद रखना, मेरा कौन सा आर्टिकल मुझे राइट देता है? तो याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 ये कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है। 1 2 3 क्या कहते हैं हम पढ़ लेते हैं। 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, दो नाम है इंडिया के, याद रखना, इंडिया दैट इज भारत, है ना। कई बार ये सुप्रीम कोर्ट में केस आता है कि इंडिया का नाम भारत कर दो, और वो सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई कर देता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में इंडिया के नाम से जानती है, तो क्या तकलीफ है, अंदर भारत कह लो, बाहर इंडिया कह लो। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 कहता है कोई भी अपनी मर्जी से भारत में आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। जैसे सिक्किम वाज एडेड बाय द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 एज ए एसोसिएट स्टेट, but in article 1 there is no word like associate state, only state, UT and acquired area लिखा हुआ है। तो हमने उसको एज ए एसोसिएट स्टेट ऐड किया 35th अमेंडमेंट से। फिर हमने बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 अगेन वी चेंज्ड सिक्किम फ्रॉम एसोसिएट स्टेट टू स्टेट, हमने उसको स्टेट बना लिया, ठीक है। तो कोई भी मर्जी से आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता, जाएगा पार्लियामेंट की मर्जी से। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री में या अगर किसी स्टेट के नेम में चेंजमेंट करना है तो वो चेंज कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कल को राजस्थान का सीएम चाहे कि वो राजस्थान के 2 टुकड़े कर दे, एक कर दे राजस्थान, एक कर दे राजपूताना स्थान, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो किसके द्वारा होगा? पार्लियामेंट कर सकती है। समझ में आ रही है? और हमारे यहाँ पर स्टेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो ध्यान रखना, स्टेट्स की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर होती है लिंग्विस्टिक के बिहाफ पर, यानी कि लैंग्वेज के बिहाफ पर होती है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपका आंध्र प्रदेश था वो पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बिहाफ पर बना था।
है ना, आपने पढ़ा होगा श्री पोटी राजा रामुलु, है ना, पोटी रामुलु एक पर्सन थे जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी ना, आमरण अनशन किया था और उनकी डेथ हो गई थी 1956 में। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1956 आता है और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंग्वेज के बिहाफ पर स्टेट बनते हैं। जो मराठा बोलते थे मराठी, वो महाराष्ट्र बन गया। जो कन्नड़ बोलते थे वो कर्नाटक बन गया। बात समझ में आ रही है? जो तमिल बोलते थे तमिलनाडु बन गया। जो तेलुगु बोलते थे आंध्र प्रदेश बन गया। लेकिन याद रखना, फर्स्ट स्टेट दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंग्वेज वाज आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्री पोटी राजा रामुलु के उस बलिदान के बाद। बात समझ में आ रही है? और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट बनते चले गए। तो आज कितने स्टेट है मेरे भारत में? तो देयर आर 28 स्टेट्स। और अगर मैं कहूं कितनी यूटीज हैं तो मैं कहूंगा 08, यानी कि 8 यूटी है मेरे पास, यूनियन टेरिटरीज। अब समझना, जो लास्ट बना था वो कौन सा था? तेलंगाना। लास्ट कौन सा बना था? तेलंगाना। और तेलंगाना जब बना होता है तो कौन से ईयर में? 2014 में। और जो तेलंगाना बना था तो उस समय जो वहां के सीएम थे वो चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब अलग हो गया तो जो आंध्र प्रदेश बचा है उसकी कैपिटल क्या बनाएंगे? हम अमरावती बनाएंगे। और अमरावती को ऐसा बनाएंगे जैसा एंशियंट टाइम में चोला चालुक्य के टाइम पे अमरावती हुआ करती थी। और उन्होंने उस समय फाउंडेशन रख दी कि हम इसको बनाएंगे। बट होता क्या है, बीच में सरकार बदल जाती है। और जब सरकार बदल जाती है तो होता क्या है, आपके जैसे सरकार बदलती है उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक था उसने पैसा दिया था वो वापस ले लिया। एडीबी आपने पढ़ा होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, उसने भी $200 मिलियन वापस ले लिए। तो ये प्रोजेक्ट स्टे हो गया। फिर दोबारा से सरकार आ गई किसकी? तो आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हो गया। और अब मोदी जी ने उसकी फाउंडेशन रख दी है। कितने रुपए से? 58,000 करोड़ रुपए से। क्या नाम है उस सिटी का? अमरावती। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं कहूं कि कब बना था वो स्टेट? 2014 में बना था। 10 साल के लिए दोनों स्टेट ने सेम एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया था। ठीक है, एक ही रखा था तो अलग नहीं हुए थे। लेकिन अभी 2 जून 2024 को ऑफिशियली अलग कर दिया गया और उसकी कैपिटल क्या बना दी गई? अमरावती। बात समझ में आ रही है? जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, एक उस पे सिटी बनाई जा रही है। कितने रुपए से? 58,000 करोड़ रुपए से इसको बनाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा याद रखना। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू का है, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। और मोस्टली बातें सेम होती है, तो जो अच्छा होता है हम उसको पिक कर लेते हैं। तो अभी मैंने पहली बार दोनों को एक साथ उठा लिया। ठीक है, तो आप इसको भी जरूर पढ़ना। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, कितना एरिया है, क्या उसमें काम होगा, वो सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर वो जस्ट एक उसमें ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। जैसे अमरावती एज द कैपिटल ऑफ बाइफर्केटेड आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2014 बाय चंद्रबाबू नायडू, द देन चीफ मिनिस्टर। लेकिन 2019 में इंटरप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार बदल जाती है। और जैसे सरकार बदल जाती है तो अब दोबारा से किसकी सरकार आ गई? तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी आ चुका है और उसने दोबारा से इसको बनाने की कोशिश की है। और आप जानते हो कि अभी जो एनडीए अलायंस है उसमें 2 लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कौन? चंद्रबाबू नायडू। दूसरे कौन है हमारे? आप जानते हो, नीतीश कुमार। ठीक है, तो मोदी जी ने वहां पर जाकर इनॉग्रेशन किया। ठीक है, देखो जो मॉडर्न अमरावती सिटी है उसको बनाने वाले कौन थे? वेंकटाद्री नायडू, एससीटी हुज हिस्ट्री स्ट्रेच बैक टू 2300 ईयर्स। ए पावरफुल जमींदार हु रूल्ड ओवर 552 विलेज। 552 गांवों के ऊपर एक जमींदार रूल करता था, उसने इस सिटी को बनाया होता है। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर बनी हुई है। ठीक है, आगे समझना। अमरावती एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2014 बाय चंद्रबाबू नायडू, द देन चीफ मिनिस्टर। On September 1st that year, the Andhra Pradesh cabinet approved Amravati as the site for the new capital after a consultative process, and Naidu formally announced the decision on October 22, 2015. द लैंड पूलिंग फॉर द अमरावती। अब आप कहोगे कि वहां पे लोग क्यों उसका अपोज कर रहे थे? तो लोग अपोज कर रहे थे क्योंकि लोगों की जमीन जा रही थी। और वहां जमीन कैसे ली गई है? तो जमीन लेने का सिस्टम क्या है? लैंड पूलिंग। याद रखना, लैंड पूलिंग। जैसे आप कभी कार पूलिंग सर्विस देखे हो कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है और कोई गाड़ी लेके जा रहा है पहले से, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। इसे कार पूलिंग कह देते हैं ना। तो ऐसे ही लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग का मतलब क्या समझना? टू एक्वायर लैंड फॉर द कैपिटल विदाउट लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा पैसा ना देना पड़ेगा एक बार में। द स्टेट लॉन्च लैंड पूलिंग स्कीम इन 2015। तो आपसे पूछेगा
एलपीएस स्कीम कब आई थी आंध्र प्रदेश में? 2015 में। इंस्टीड ऑफ कंपल्सरी एक्वासीजन, जरूर पूरा नहीं लिया, लैंड ओनर्स वर ऑफर्ड एनुअल कंपनसेशन, हर साल उनको कंपनसेशन मिलेगा, एंड ए शेयर ऑफ द डेवलप्ड प्लॉट्स इन द न्यू कैपिटल, उसमें कुछ प्लॉट उनको दे दी जाएंगे। समझ गए? ऐसा करके उन्होंने जमीन को ले लिया होता है, ठीक है। और अभी इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Listing of the caste will be the first challenge in the census, says experts. कल भी हमने पढ़ा था, पहली बार सेंसस कब हुआ था? 1872 में। कौन करने वाले थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन ये क्या था? अनऑफिशियल था। फिर 1881 में कौन आए? तो आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड रिपन, ठीक है। उस समय के ये क्या थे? भारत के वाइसराय हुआ करते थे, और इसके टाइम को कहा गया ऑफिशियली, ठीक है। पहला ऑफिशियली था। लास्ट कब हुआ था? 2011 में, ठीक है। लेकिन उसमें कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसके डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है, ताकि केओस ना हो सोसाइटी में, ना लोग आपस में ना लड़ पड़े। उसके बाद इस बार 2021 में होना था। क्यों? क्योंकि याद रखना, हर 10 साल में एक बार आया हुआ है तुम्हारे क्लैट में एग्जाम में पे क्वेश्चन कि कितने साल बाद सेंसस होता है, तो 10 साल बाद होता है, ध्यान रखना। लेकिन 2021 में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। तो इस बार होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगली साल इनको डिलिमिटेशन भी करना है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। और डिलिमिटेशन के बाद किसके ऊपर होगा? पॉपुलेशन के बिहाफ पर। पॉपुलेशन कितनी है वो तो पता ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे? पहले सेंसस करेंगे, देन क्या करेंगे? डिलिमिटेशन कर देंगे, ठीक है। बट आज का जो आर्टिकल है वो कह रहा है लिस्टिंग ऑफ द कास्ट विल बी द फर्स्ट चैलेंज। आप किस कास्ट को लिस्ट करोगे? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि बहुत सारी कास्ट में सब कैटेगराइजेशन बहुत हो रखा था, है ना। सब कैटेगराइजेशन समझते हो? जैसे नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, जी कास्ट बहुत सारी है। जो बोर्न क्रिमिनल्स मानी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी बहुत सारे निकल के आए थे। 267 ट्राइब्स ऐसे थे जो ये नहीं पता किस कास्ट में है, तो उनको किस कास्ट में डालोगे, है ना। बात समझ में आ रही है? कास्ट का सब क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इतना चैलेंजेबल होगा कि देखते हैं कि उसमें सरकार क्या कर पाती है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार के हॉट टॉपिक्स में से एक और जुड़ चुका है तुम्हारी लिस्ट में, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। साल भर इसके ऊपर कुछ भी हो, जब भी हो, सेंसस, कास्ट सेंसस, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकली क्या हो रहा है, सोशली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उन सब चीजों को अच्छे से पढ़ते रहना। और इन्हीं में से आगे चल के तुम्हें एक पैसेज देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, समझ गए। तो कास्ट सेंसस, इसको हाईलाइट करके एक नया टॉपिक अब बना सकते हो बिल्कुल, और इसकी बातें होना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आपको सब पता होना चाहिए एससी का आर्टिकल कौन सा है ना, आर्टिकल 341। एसटी का कौन सा है? 342। ओबीसी का कौन सा है? 340 है, ठीक है। उनके नेशनल कमीशन कौन कौन से बने हुए हैं? तो एससी का 338 का ए, है ना। आर्टिकल 338 एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, आर्टिकल 338 का ए, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, आर्टिकल 338 का बी। कितना परसेंटेज रिजर्वेशन मिलता है इनको? 15%, 7.5%, है ना, 27%। ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और उसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे वो हम साल भर में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ए प्रोफाउंड शिफ्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर। समझना, ये बात कर रहा है कि अभी जो आपका अगर मैं पहले के टाइम की बात करूं ना, कि दुनिया पहले ट्रेड कहां करने आती थी? इंडिया से। इंडिया को ट्रेडिंग का हब माना जाता था, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा नीड किसकी होती थी? मसालों की, स्पाइसेस की। और दुनिया में 82% जो मसाले हैं, स्पाइसेस है, वो कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। इसलिए तुमने पढ़ा होगा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। हमारे यहाँ पर क्या बना हुआ है? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो केरल में किसका, जिसका हेडक्वार्टर है 1987 में बना होता है। तो 1987 में बनाया, लेकिन स्पाइसेस के लिए तुमने पढ़ा होगा वास्को डी गामा। याद करो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जाने की कोशिश करो। हमने पढ़ा था वास्को डी गामा को क्यों भेजा गया था? ताकि मसाले ढूंढे जा सके। चलो मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है। वास्को डी गामा से पहले कौन कौन लोग भेजे गए थे और कब कब भेजे गए थे इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, और नीड क्या थी? स्पाइसेस। वास्को डी गामा आया, उसने यहाँ से मसाले लिए, और जब अपने यूरोप में गया तो कहा गया वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। लेकिन उसने इंडिया थोड़ी ढूंढा था, उसने इंडिया का सी रूट ढूंढा होता है। और वहाँ का जो राजा होता है हेनरी द नेविगेटर, उसका दिमाग दौड़ता है और वो सोचता है कि मैं एक कंपनी बना लेता हूँ और हम ट्रेड करेंगे, और वहीं से इंडिया के साथ ट्रेड होना शुरू हो गया। आज भी दुनिया भर में मैक्सिमम ट्रेड किससे होता था? इंडिया से। लेकिन अब ग्लोबल ट्रेंड बदल चुका है और हमें उसको वापस से शिफ्ट करने की जरूरत है। बस वही जब इसने लिखा हुआ है कि अब यूएस के ऊपर चला गया है सारा चीज, है ना।
यूएस ने टैरिफ लगा वही टैरिफ की कहानियां घुमा फिरा के उसको और ज़्यादा टिपिकल बना दिया है आज के टाइम में, बात समझ में आ रही है। उसके साथ साथ चाइना कैसे इमर्ज कर रहा है, हम चाइना को कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसने वहीं से इंडिया इज एट अनदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। वास्को डी गामा सेलिंग इनटू कोझिकोड इन 1498, इसने वही वास्को डी गामा, कौन उसका वेलकम करता है, किंग जमोरियन, ठीक है, कालीकट का उसका वेलकम करता है, हमने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में। वही सब लिख रखा है इसने कि कैसे आगे चलते चलते प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद हमारे यहाँ पर कैसे हमारा ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हो रहा है। तो हमें वापस से दुनिया में एज ए ट्रेड हब बनने की जरूरत है। बस वही सब इसने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जस्ट इसको एज ए एडिटोरियल पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कोई ऐसी नीड नहीं है, हम सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। जो भी इसमें लिखा है कहीं ना कहीं हम उसको पहले पढ़ चुके हैं। आसियान लिखा है, हम आसियान पढ़ चुके हैं। WTO लिखा है, हम वो भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, बात समझ में आ रही है। तो वही सब चीजें इसने लिखी हुई हैं। अफ्रीका के साथ कैसे ट्रेड होता है वो सब इसमें लिखा हुआ, हम पढ़ चुके हैं, जस्ट इसको रीड कर लेना, ठीक है। चलते नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन इंडिया। A historical fact is that over nearly 3 years, the Constituent Assembly met for 167 days to frame the Constitution of India. ठीक है। Among the many crucial debates that occurred was the question of what form of government India should adopt. Defending the choice of parliamentary system, Dr. B.R. Ambedkar argued that it offered more responsibility and less stability, which is a necessary trade-off for a functioning democracy. He emphasized the point that such a system allows for the daily accountability of the executive through questions, motions, debates in parliament, and periodic accountability through elections. तो समझना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमें हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म के ऊपर ही रहना चाहिए। बात समझना, देखो दो चीजें होती हैं। अगर मैं कहूँ यूएसए और अगर मैं कहूँ इंडिया, ठीक है, इस एडिटोरियल को पढ़ना, बहुत कुछ सीखोगे इससे, हालांकि हम कई बार पढ़ चुके हैं। मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यूएसए में कौन रूल करता है, प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट। इंडिया में भी क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। बट आप देखोगे इन इंडिया जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है, नॉमिनल हेड। आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है ये बात, ठीक है। तो एक्चुअल पावर कौन यूज करता है, तो एक्चुअल पावर इज एंजॉयड बाय, कौन एंजॉय करता है, उसका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, जब भी कोई बिल आता है वो पहले लोकसभा जाता है, देन वो राज्यसभा जाता है, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन एक बात समझना, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, मैंने कहा एक प्रेसिडेंट होगा, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगी, ठीक है। इस पूरी को हम कहते हैं पार्लियामेंट। एक के बिना भी पार्लियामेंट अधूरी है, ध्यान रखना। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है और ये आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझना, बिल सब यही बनाते हैं, बट ये क्या कहलाती है, पार्लियामेंट। बट एक्चुअल पावर किसके पास है, तो रूलिंग पार्टी के पास है, जैसे आज के दिन बीजेपी के पास है। तो ये जो फॉर्म है ना गवर्नमेंट की, इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो फॉर्म है ना, जहां पर यूएसए, वहां पर सारी पावर प्रेसिडेंट के नाम पर यूज होती है, प्रेसिडेंट ही होता है जो होता है वहां पे, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। देन 11 दिसंबर को क्या होता है, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट। ये सब हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पॉलिटी में। और उसके अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो उस समय एक डिबेट हुई थी जिसके बारे में ये जिक्र कर रहा है, और बी आर अम्बेडकर जी ने किसका सपोर्ट किया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। याद रखना, हमें कुछ नहीं पता था देश चलाने के बारे में, सत्ता चलाने के बारे में। हमने दुनिया भर के अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया। हमें फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया की अच्छी लगी तो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसको उठा लिया। हमें डीपीएसपी आयरलैंड के अच्छे लगे तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिए। हमें फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के अच्छे लगे तो हमने अमेरिका से उठा लिए। तो ऐसे करके हमने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। जैसे जर्मनी का हमें इमरजेंसी अच्छी लगी, ऐसे हमने उठा लिए और आज हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमें उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सस्टेन रहना चाहिए, तभी हम इतने स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। बस यही ये समझाने की कोशिश करने वाला है। समझ गए क्या? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप ये बातें समझ सकते हो। वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। और हमें उसी पर ही टिके रहना चाहिए अगर हमें स्ट्रॉन्ग रहना है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला कौन सा है?
ओपनिंग द विजिंगम पोर्ट, देखो ये वही है, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, 8800 करोड़ रुपीस में, ठीक है, और ये इंडिया का क्या बन चुका है पहला, तो चलिए पढ़ते हैं। द विजिंगम पोर्ट इज एन एम्बिशियस स्टेप फॉरवर्ड ऑन द पाथ टू प्रोस्पेरिटी लोकेटेड इन द विजिंगम केरला, ठीक है। किसने बनाया इसको, तो याद रखना इट इज इंडियाज फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल। ये इसका आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का कौन सा पहला फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बनाया, तो कौन सा आपका विजिंगम पोर्ट। द वर्ल्ड क्लास फ्यूचर रेडी पोर्ट इज द ओनली ट्रांसशिपमेंट हब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्लोजेस्ट टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स। और इसको बनाया किसने, तो याद रखना अडानी पोर्ट्स ने बनाया, तो अडानी के, इसको अडानी पोर्ट भी कह सकते हो, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है मीट लीकर शॉप्स ऑन द की अयोध्या रोड टू शट दीज हिट से रीसेटल। देखो समझना है क्या, अयोध्या जो है, अयोध्या मंदिर है ना, पहले वहां पर क्या हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद। आपने सुना होगा 1526 में बाबर आता है, और बाबर आने के बाद किसको हराता है यहाँ पर, इब्राहिम लोदी को। पानीपत की फर्स्ट बैटल, शायद आपने पढ़ा होगा पानीपत, और पानीपत कहाँ पर है, तो याद रखना हरियाणा। देखो फिर पानीपत हरियाणा आ गया, थोड़ी देर पहले हमने SYL पढ़ा भी था ना। तो बेसिकली क्या हुआ, उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, बाबर भारत का राजा बन जाता है, और भारत में मुगल डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। फिर बाबर क्या करता है, 1528 में इसके एक आर्किटेक्ट होता है जिसका नाम था मीर बाकी, क्या नाम था उसका, मीर बाकी। वो क्या करता है, बाबरी मस्जिद बना देता है, ठीक है, और वो बाबरी मस्जिद बन जाती है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं। और बाबरी मस्जिद को आगे चल के 6 दिसंबर 1992 को क्या कर दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है। और डिमोलिश करने के बाद आगे चल के 6 दिसंबर 2019 को उस बाबरी मस्जिद पर क्या बनाने का ऑर्डर आ जाता है, राम मंदिर। और अभी उसके ऊपर क्या बना हुआ है, राम मंदिर, जो कि 22 जनवरी 2022 को उसका क्या हो जाता है, इनॉग्रेशन हो जाता है, समझ गए, 24 को, सॉरी 2024 में। अब होता क्या है, अब होता क्या है, अब जहां राम मंदिर बना हुआ है वहां पर बहुत सारी मीट की दुकानें होंगी, समझना, बहुत सारे दारू की दुकानें होंगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप कहीं पर भी कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो क्या, बिल्कुल ये मेरी फ्रीडम है ना, जो मेरी आर्टिकल 19 में जो मेरे पास फ्रीडम्स बनी हुई हैं, 6 फ्रीडम मुझे देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, उसमें आता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट वेपन्स, है ना, टू मेक यूनियंस, ठीक है, टू ट्रैवल अक्रॉस द नेशन एनीवेयर, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन, है ना, टू लिव एनीवेयर इन द नेशन, मैं देश में कहीं भी रह सकता हूँ, देश में कहीं भी मैं अपना काम कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या मैं अगर मान लो अंडे की दुकान लगाता हूं ना, एग बेचता हूं, और मैं मंदिर के सामने बेचता हूं, ठीक है, तो एक तरफ मेरा आर्टिकल 19 कहता है कि मेरे पास फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन, और दूसरी तरफ तुम मुझे मंदिर के सामने ये चीजें नहीं बेचने दे रहे। तो बताओ कौन सा आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, रिलीजियस आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी को अपने रिलीजियस कल्चर्स को फॉलो करने का राइट है, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस भी ध्यान रखना। जैसे मुझे मोरालिटी का ध्यान रखना चाहिए, मुझे सदाचार का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए, मुझे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सी उसका वोलेशन हो रहा है, तो मोरालिटी का वोलेशन हो रहा है। आप समझ में आ रही है। आप अगर मंदिर के सामने ये सब करोगे तो वो आपके सदाचार को नहीं दिखा रहा है। यहाँ से क्या होगा, जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो जाएंगे और दंगे फसाद हो जाएंगे। तो आप एनीवेयर इन द नेशन किसी भी टाइप का कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करो, यू आर अलाउड, बट आपकी कुछ कंडीशंस भी है। समझ में आ रही है। तो बस ऐसा ही कुछ है कि राम मंदिर का जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर जितनी भी दुकानें थी मीट की, वो सब क्या कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। तो अगर किसी के दिमाग में सवाल आए कि सर वो तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो याद रखना क्योंकि आर्टिकल 19 में आज़ादी है, पर 25 में रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात की हुई है। समझ गए। उन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कभी किसी भी आर्टिकल की फंडामेंटल राइट्स में, है ना, जब भी रिलीजियस आर्टिकल से बहस होती है, उनसे लड़ाई होती है, तो हमेशा कौन जीतता है, रिलीजियस वाले जीतते हैं। और रिलीजन वाले भी अगर गलती से माइनॉरिटी से टकरा गए 29 एंड 30 से, तो वही जीतते हैं, ना कि वो, यानी कि उनको सुपीरियर मान लिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट।
बिफोर कास्ट सेंसस द फर्स्ट स्टेप्स हाउ टू काउंट ओबीसी जनरल कैटेगरी कास्ट। ये वही है ना, मैंने कहा था ना एक टॉपिक तैयार हो चुका है तुम्हारे लिए, आ चुका है कास्ट सेंसस। तो इसमें यही कह रहा है कि पहले कास्ट सेंसस करोगे, उससे पहले ये देखो जनरल को कैसे काउंट करोगे, ओबीसी को कैसे काउंट करोगे। तो वही सब बातें दोबारा से घूम रही हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है आपका, या डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन डायरेक्ट्स ऑल हेड्स ऑफ द स्कूल्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द श्रेष्ठ। देखो श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ एक स्कीम है बेसिकली। आप मुझे कमेंट करके बताना श्रेष्ठ स्कीम कौन से ईयर में आई होती है, ठीक है। इन विच ईयर श्रेष्ठ स्कीम वाज लॉन्च्ड है, क्या समझना, सभी के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल बने हुए हैं, लेकिन जो एससी कैटेगरी के लोग बच्चे होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी की बात नहीं कर रहा मैं, एसटी के लिए कौन सा बना हुआ है, रेजिडेंशियल स्कूल। तो याद रखना एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हमने पढ़ा हुआ है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1997 1998 बजट में आता है, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये एसटी के बच्चों के लिए है मेन, बाकी और भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है। उनको रिजर्वेशन दिया जाता है और उसके अंदर वो वहां पर रहकर रेजिडेंशियल स्कूल है, तो हॉस्टल सुविधा भी है। सिमिलरली एससी के बच्चों के लिए एक स्कीम आती है जिसका नाम क्या था, उसका नाम था श्रेष्ठ स्कीम। और इस श्रेष्ठ स्कीम में क्या समझना, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई टियर स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर द मेरिटोरियस एससी बॉयज। याद रखना एससी की बात हो रही है, एसटी ओबीसी की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। ओनली फॉर द एससी स्टूडेंट्स, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है। इन द बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री। अगर कोई बच्चा 10वीं 12वीं क्लास में, क्लास 9 से लेकर 11 तक अच्छे से टॉप करता है, तो उस बच्चे को बढ़िया प्राइवेट स्कूल्स में, बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने के लिए इसमें मेरिट दी जाती है, पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, समझ गए। उसके लिए कौन सी स्कीम है, श्रेष्ठ स्कीम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज इज एज फॉलोज टू एनहांस द रीच ऑफ द डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। To fill the gap in the service deprived scheduled caste, ठीक है, dominant areas in the sector of education। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के, लोअर कास्ट के, उन बच्चों को अगर मेरिटोरियस बच्चे हैं तो उनको सरकार पढ़ाएगी फ्री में। श्रेष्ठ स्कीम ध्यान रखना नाम, ठीक है। कोलैबोरेटिंग विद द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट। उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा। और ये कौन से आर्टिकल की बात है, आर्टिकल 46 ऑफ द डीपीएसपी, उसमें भी सोशल डेवलपमेंट की, अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है एससी एसटी के बच्चों के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एससी, सिर्फ किसकी बात हो रही है, ये एससी की बात हो रही है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन से बच्चे, तो स्टडिंग इन द क्लास 8 तो 10th क्लास के जो बच्चे एकेडमिक ईयर में वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम द एससी कम्युनिटी हु कम फ्रॉम ए मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू 2.5 लाख, जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म विच इज नोन एज द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। याद रखना एनईटी नेट का एग्जाम होता है श्रेष्ठ के लिए, ठीक है। वो आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम मिलती है, ठीक है। इट विल बी कंडक्टेड बाय द एनटीए। इसको कौन करवाता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। जो नीट वगैरह के एग्जाम करा रहा था, जिसको डिसॉल्व करने की बातें चल रही है अभी, ठीक है। वही एनटीए जो 2017 में बना होता है। कब बना था एनटीए, तो ये भी याद रखना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में बनी होती है, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट हैज टारगेटेड दैट एवरी ईयर, हर साल लगभग 3000 बच्चों को, जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको क्लास 9th में और क्लास 11th में इस सिस्टम के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मत कर देना, किसका काम है ये, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का काम है, ठीक है। द मिनिस्ट्री विल कवर द होल कॉस्ट ऑफ देयर स्कूल फीस, सारा वो देंगे, एंड अकोमोडेशन फीस, वहां पर रहने का फीस, टिल दे हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक्स इन द क्लास 12th, यानी कि 3-4 साल के वो पैसा आपको दे देंगे, समझ गए। तो ये कौन सी स्कीम थी, श्रेष्ठ स्कीम। बताना मुझे किस ईयर में ये आई होती है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं दोबारा से फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।